नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। काफ़ी दिन बाद इस वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित हो रहा हूं साथियों। दरअसल क्या है कि इस दौरान एक इंतज़ार में था मैं कि हमारे दो तीन साथियों के डीटीसी के अंदर मेरे को जानकारी थी, उनके रेगुलाइजेशन और टर्मिनेशन और सेमरक सेमपे से रिगार्डिंग कुछ केसेस थे, वे ऑर्डर पे थे, उनके फैसले आने थे। तो मैं सोच रहा था कि उनके जजमेंट आ जाए तभी एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि देखिए अब तो निगम के अंदर एक उम्मीद में बैठे रहना तो हमारी मूर्खता है साथियों। सरकार के भरोसे बैठे रहना तो भले ही कल को एक बेसिक डीए जो है वो मिल जाए, जिसकी संभावना नज़र आती है, लेकिन हो सकता है साल लगे, 2 साल लगे, या चुनाव से पहले मिले। ठीक है, तो वो एक चीज़ मिल भी जाएगी तो एक स्थायित्व के का क्या, रोजगार के स्थायित्व का क्या होगा? और भी जो बेनिफिट होते हैं वे तो नहीं होंगे ना। तो बहुत से साथी सोचते हैं कि नहीं, बस वही मिल जाए तो बस उसी में अपना गुजारा है, उसी में ज़िंदगी संपूर्ण और सब कुछ वही हासिल है। लेकिन एक चीज़ को हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, और अन्य विभागों में, अन्य प्रदेशों में, दिल्ली में भी औरों को अपनी थोड़ी सी एक कानूनी लड़ाई लड़कर मिल रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं लेने चाहिए भाई? वे हमारा जब अधिकार है, क्यों अधिकार इसलिए है क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो यहाँ एक स्थायी कर्मचारी के समान काम कर रहे हैं। हमारी योग्यता भी वही है जो एक स्थायी कर्मचारी की है। हम भर्ती प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से होके आए हैं, तो और लंबी अवधि तक चलने वाला हम काम कर रहे हैं। एक स्थायी प्रवृत्ति का काम है, पब्लिक को सेवा देने का काम है, जो कि एक स्थायी कर्मचारी भी दे रहा है। तो जब सब कुछ वो कर रहा है, और जब हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारी अदालतें अलग अलग केसों में जो कर्मचारी अदालतों के समक्ष गए हैं उनके मामलों में कह रही हैं और उनको दिलवा रही हैं, तो फिर हम क्यों ना लें साथियों? तो यह सब तो जो है, यह विचार जो, ये हम सबकी अपनी स्वयं की समझ के ऊपर निर्भर करता है। खैर, आज के वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे साथियों, निवेदन है कि इसको थोड़ा पूरा सुने। 15 मिनट 20 मिनट तक की वीडियो हो सकती है, 20-22 मिनट तक की, क्योंकि कानूनी पहलुओं पर ही विचार करेंगे। कुछ रोचक चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग हैं, अच्छी हैं, ठीक है, जो इसमें हम चर्चा करेंगे कानूनी पहलुओं पर। और वीडियो को जो है अपने ग्रुप में अपने साथियों को सभी को साझा ज़रूर कीजिएगा, जो भी हमारे डीटीसी के संविदा स्टाफ तक पहुँचे और ये इस वीडियो को पूरा सुने, और उसके बाद अपने भविष्य के लिए, आगे के लिए कदम बढ़ाएं विचार करके। तो इस जागरूकता के उद्देश्य से ये वीडियो बनाई गई है साथियों। तो इस जागरूकता को सभी स्टाफ में फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे यहाँ नकारात्मकता बहुत है। जो ज्ञान लोगों के पास है ना, वो ज्ञान कम, अज्ञान ज़्यादा है। अपने आप में डिग्री धारक बैरिस्टर से कम नहीं है, लेकिन कानून के जानकारी का जो स्तर होना चाहिए वो शून्य है लगभग ज़्यादातर स्टाफ में। तो हमें वही चीज़ जागरूक करनी है, वही चीज़ समझानी है, अपने साथियों को बतानी है कि नकारात्मकता, निराशा और अज्ञानता के इस अंधेरे से अगर निकल पाए, तो जो साथी जिनका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी रिटायरमेंट का भी बचा हुआ है ना, और वे अगर कानूनी कदम उठा लेते हैं, तो जवानी तो चलो तंगी में पूरी निगम को जनता की सेवा में उन्होंने निकाल दी जैसे तैसे करके, एक संविदा की मामूली से वेतन पर। लेकिन यह निश्चित है साथियों कि बुढ़ापा सुधर जाएगा। पूरी सर्विस का पूरा लाभ और सब कुछ जब मिलेगा आपको 2, 4, 5 साल बाद, जो कि तय है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई बुढ़ापा तो सुधर ही जाएगा। पूरी सर्विस जो 20 साल नौकरी करके रिटायर होगा, 22 साल नौकरी करके, ठीक है, और 20-22 साल का उसको एक पक्के कर्मचारी वाला पिछला सब कुछ मिलता है, तो आप कल्पना शायद नहीं कर पाएंगे। मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता कि कितना क्या बनेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी राशि इतनी हो जाती है कि उसके ब्याज से ही पूरा बुढ़ापा आराम से कट सकता है साथियों। तो ये चीज़ें जागरूकता फैलाना मेरा उद्देश्य है, और इसमें आप सभी जो इस वीडियो को शेयर करेंगे वे मेरे सहभागी रहेंगे इस अच्छे काम में। तो साथियों, हम आज बात करते हैं कुछ कानूनी प्रावधानों की। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, विपिन डागर के केस में रेगुलाइजेशन सेमरक सेमपे का फैसला आ चुका है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो उसका सैलरी का असेसमेंट हुआ है पिछली सर्विस का, 16 साल के करीब उसकी सर्विस हो गई थी 2010 से, और ये भी उसका 25 में आया 15 साल। तो 15 साल में मतलब उसका टीआई
तक की रैंक का जो सैलरी का हिसाब बढ़ता है। 10 साल की कंडक्टर की, उसके बाद 3 साल की आई थिंक ATI, 4 साल रहते हैं, 4 साल के बाद TI में प्रमोट होते हैं। तो यूँ करके मतलब जो स्लैब है, वो स्लैब जो है ना TI तक का उनका स्लैब का कैलकुलेशन हुआ था, और जो भी उनका एस्टिमेट बना है, कोई अभी करेक्ट जानकारी नहीं है, कोई 32 बता रहा है, कोई 34 बता रहा है, जो भी है मतलब इससे इतना तो है ही खैर उनकी सर्विसेज को देखते हुए। तो वो केस अभी फिलहाल, कुछ साथियों का सवाल होगा क्या हुआ, पक्का हुआ कि नहीं हुआ, ऑर्डर तो आ गए, क्योंकि कुछ लोग मजाक में भी तो चीज़ों को लेते हैं ना, कहते हैं ठीक है भैया लेबर कोर्ट से ऑर्डर आ गया, हाई कोर्ट है उसके ऊपर, वो हाई कोर्ट में DTC चली गई, उसका अधिकार है, वो अपना वहाँ पर कोशिश करेगी, लेकिन कानूनन जो चीज़ें तय हैं वो उनको भाई को मिल चुकी हैं, 1-2 साल बाद लागू हो जाएंगी। लागू होने से इस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता अब उस फैसले को, यह तय है, उम्मीद नहीं, यह तय होगा, उसके लिए तय हो चुका है, उसको पता है। तो इतने साल नौकरी कर ली, 1-2 साल और सही, लड़ाई जीत ही चुका है, बस अब तो ये है कि एक प्रक्रिया, ठीक है सरकारी विभाग है, अपील में सब जाते ही हैं, वो भी निगम भी चला गया है, सबको अधिकार है, लेकिन हाई कोर्ट से 1-2 साल में इसके फेवर में फैसला आ जाएगा। हो सकता है कोशिश करे निगम फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की, लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया देखा जा रहा है वो ये है लेबर लॉ के मामले में कि हाई कोर्ट तक तो ठीक आप लड़ लिए, उसके बाद जो फैसला आ गया वो आ गया, कुछ नया हो कि जो हाई कोर्ट और लेबर कोर्ट ने नहीं सुना हो ट्रायल के दौरान, वो पॉइंट अगर आपके पास है तो बताइए, वरना भाग जाइए। जो हाई कोर्ट का फैसला है फाइनल, यह चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर वो अपने लिए काम नहीं बढ़ाना चाह रहे, क्योंकि स्थापित हो चुका है कि लेबर लॉ में पिछले 2-3 साल में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, एडहॉक कर्मचारी, ठीक है डेली वेजर, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच के बड़े फैसले कई आ चुके हैं। तो इसके बाद अब कुछ भी इफ एंड बट नहीं रह जाता है कि आप अगर सीधे किसी विभाग में कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे, पेरोल पे हैं, और लंबे समय से चलने वाला काम है, स्थायी प्रवृत्ति का है, और कच्चे और पक्के के बीच में भेद है, वहाँ पर वेतन में आपको स्थायी होने का भी अधिकार है और पूरा वेतन पाने का भी अधिकार है, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। अब इसको जो साथी समझ ले वो अच्छा है, ना समझे वो बिल्कुल ही ना समझे फिर, क्योंकि जब सामने आई चीज़ों को, जो सामने हैं स्पष्ट हैं, उनको देखना ही नहीं चाहेगा, जो आंखें बंद कर लेगा तो उसको कोई नहीं, भगवान भी नहीं दिखा सकता। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये हो रही है साथियों DTC में कि बड़े स्तर पर केस फाइल हो रहे हैं। मेरे माध्यम से ही लगभग 100 के ज़्यादा साथियों ने राजीव अग्रवाल जी के पास केस फाइल किया है, जिन्होंने 2 केसों में जितवाया है, जिनको बता रहा हूँ। अभी जानकारी मिली है कि कैट कोर्ट में कुछ साथी गए थे, लगभग 80 के करीब डेथ केस वाले कंडक्टर साथी हैं हमारे। 50 का ग्रुप था, फिर 24 और ऐड हुए, फिर 6 और ऐड हुए उसमें। पिछले साल उन्होंने केस फाइल किया था कैट कोर्ट में। तो अभी कैट कोर्ट से कुछ डायरेक्शन मिली, वो ऑर्डर नहीं है पक्के होने का, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि ये वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप वगैरह ग्रुपों में। वो डायरेक्शन है कि उन लोगों ने जो पहले एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन लगाई थी ग्रुप में, निगम से मांग की थी, उसका जवाब नहीं मिला था। तो जवाब नहीं मिला तो वे लोग कैट कोर्ट चले गए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है, जो सर्विसेज मैटर को देखता है। तो वहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जवाब नहीं मिला, तो निगम को उन्होंने ऑर्डर दिए हैं कि आप जवाब दीजिए, इन्होंने जो मांग करी है, जो भी आपका जवाब है, जो भी आपको उचित लगता है कानून अनुसार वो दीजिए। और इससे अगर संतुष्ट आप लोग नहीं होते, कर्मचारियों को बोला है, तो फ्रेश एप्लीकेशन के साथ आप कोर्ट आइए, उसके बाद हम आगे सुनेंगे। तो अभी वो केस शुरू नहीं हुआ, एक डायरेक्शन हुई है। तो बड़ी बात ये है कि बड़ी तस्वीर देखिए, 100 साथी मेरे साथ कोर्ट में केस में जुड़े हुए हैं, 4 बैच अलग अलग बने हुए हैं। और इससे पहले भी जो हमारे मनोज जी और ललित जी की यूनियन है, वहाँ भी काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में साथी हैं जो कोर्ट में उनका राउज एवेन्यू में मामला चल ही रहा है। तो अब जागरूकता 50-80 लोग ये पिछले साल उठे हैं, ये जजमेंट आने के बाद उठ के आए हैं, ये भी कोर्ट की तरफ मूव किया है। उसको मैं बाद में बताऊंगा कि कैट कोर्ट जाना चाहिए, लेबर कोर्ट। कुछ सवाल है वो मैं भी लूँगा अभी लास्ट में वीडियो में, कुछ ज़रूरी सवाल है, वो सभी साथी सुनना, वीडियो पूरा देखना। तो इस विपिन के अलावा साथियों एक साथी है दर्शन कुमार और एक साथी है सचिन। सचिन का केस नंबर है POIT नंबर 10/2021 और दर्शन जो साथी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर हैं, उनका POIT केस नंबर है POIT 18/2020। यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में एक केस 2020 में गया, एक 2021 में गया। हालांकि इससे पहले इन्होंने
लेबर कमिश्नर के यहाँ पर जो क्लेम फाइल किया था शुरू जो प्रोसीजर है, वो सचिन जो कि डेथ केस में कंडक्टर है, इन्होंने 2016 में फाइल किया था केस लेबर कमिश्नर के यहाँ पूसा में, और 2017 में फाइल किया था दर्शन कुमार ने जो कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर हैं। तो वहाँ पर इनको पूसा लेबर कमिश्नर ऑफिस में 3 साल 4 साल पता नहीं किस वजह से लग गए, इतना लंबा समय लगना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार हो जाता है। लेकिन पैर भी थोड़ी मजबूत हो, अच्छी हो, तो साल सवा साल में रेफरेंस हो जाता है। यहाँ से जल्दी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वहाँ पर अधिकारी कैसे हैं। खैर, ये दोनों केसेस के बारे में शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो सचिन जो साथी है उनका तो विपिन जी की तरह ही केस है। ये 2016 में ही शायद भर्ती हुए थे और उसके बाद इन्होंने केस फाइल कर दिया था रेगुलाइजेशन के लिए, और उसके बाद इनका 3 जुलाई 2026 को अवार्ड हो गया, ऑर्डर आ गया। जैसे विपिन नागर जी का आया था, डेथ केस में हुए थे। डेथ केस में कॉन्ट्रैक्ट में रख ही नहीं सकते, इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ बोलता है। और सुप्रीम कोर्ट के कई केसेज में हवाले हैं, उनको देखते हुए, विपिन नागर के केस को देखते हुए नहीं, उन सुप्रीम कोर्ट के आदेश देखे जाते हैं जो निचली अदालतों द्वारा। इनके हक में फैसला आ गया और ये कहीं भी नहीं टूटना। अब भले ही डीटीसी ऊपर जाएगी, वहाँ से हारने के बाद इसको करना पड़ेगा, निगम ने सब कुछ देना पड़ेगा। अदालत के आदेश से तो देश की संसद भी बंधी हुई है। तो दूसरा फैसला जो है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, दर्शन कुमार का साथी का। ये भी 2010 में ड्राइवर लगे थे, डीटीसी में भर्ती हुए थे। तो उस समय इनकी मेडिकल बोर्ड में अंडर हाइट थे 1 सेंटीमीटर ज़रा सी, तो मेडिकल बोर्ड से ये अनफिट हो गए थे 1 सेंटीमीटर अंडर हाइट में। फिर भी निगम ने ड्राइवरों की ज़रूरत थी देखते हुए एग्जम्प्ट कर दिया, छूट देते हुए इनको भर्ती कर लिया, 6-7 साल नौकरी करवाई। उस दौरान फिर जो है इन्होंने वहाँ पर रेगुलाइजेशन के लिए अपना केस फाइल कर दिया, सेम वर्क सेम पे का, 2016 में आई थिंक। और 2017 में जब इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा था तो फाइल पे किसी अधिकारी की नज़र गई होगी, उन्होंने देखा ये तो मेडिकल बोर्ड से अंडर हाइट है, री मेडिकल बोर्ड के लिए लिख दिया। और वहाँ से फिर वो मेडिकल बोर्ड से वही चीज़ आई कि प्रेस्क्राइब्ड जो तय मानक है उससे अंडर हाइट है थोड़ा सा, तो उस बेस पे इनको टर्मिनेट कर दिया गया। फिर उन्होंने 2017 में केस फाइल किया, अपनी जो टर्मिनेशन है वो इलीगल है ये कहते हुए चैलेंज किया, क्योंकि केस भी पेंडिंग था रेगुलाइजेशन और सेम पे का, उसके बावजूद भी टर्मिनेट कर दिया गया। तो वो इलीगल प्रैक्टिस थी पूरी तरह, तो बहाल किया जाए और वो जो केस चल रहा था रेगुलाइजेशन का उसका भी उसको वो दिया जाए। तो उसका भी 18 जुलाई को भी जजमेंट आया है पिछले महीने कि अच्छा, अब बहाल तो क्या था कि 2021 में इन्होंने दोबारा फॉर्म भर दिए, जब भर्ती लास्ट बैच जो ड्राइवर का लिया गया उसमें फिर से डीटीसी ने इनको ले लिया। देखिए कितनी विचित्र बात है कि इनको फिर से ज्वाइन करा लिया। ठीक है, थोड़ी सी हाइट कम थी लेकिन उसको स्वीकार कर लिया गया और इनको ज़रूरत थी तो फिर से ज्वाइन, अभी निगम में सर्विस कर भी रहे हैं। तो इनको अब रेगुलाइजेशन और इनकी पिछली सैलरी जो ये 2016 में 17 में हटाए थे और 2021 में दोबारा ज्वाइन इन्होंने किया, तो उस बीच की पूरी वेतन भी देना है और बाकी सेम वर्क सेम पे के हिसाब से पिछला 2010 से देना है और रेगुलर के तौर पे इनको अपॉइंट करना है। ये ऑर्डर ये साथी दर्शन कुमार का भी आ चुका है। तो ये 3 जजमेंट साथियों इस दौरान आए हैं। 1-2 जजमेंट अभी और पेंडिंग, उन पर भी ऑर्डर आए नहीं है। तो यहाँ पर अब सवाल उठते हैं कुछ कि लेबर कोर्ट से जाएं या कैट कोर्ट से जाएं। जैसे देखते हैं ना कि अब भाई 1 साल में फैसला नहीं है, ये डायरेक्शन देकर के कोर्ट ने केस बंद कर दिया है। दोनों पक्ष आपस में पत्राचार करेंगे, एक दूसरे का जवाब देंगे, सहमत नहीं होंगे तब कोर्ट आएंगे। अब आपको मैं शॉर्ट में ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि लेबर कोर्ट से के थ्रू जाने का मतलब है कि आपकी सर्विस जब आपने ज्वाइन की है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे की हो, डेली वेजर की हो, एडॉक पे की हो, ठीक है, जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है आपको पक्के कर्मचारी के समान पूरी सैलरी और आपकी पूरी वरिष्ठता, सीनियरिटी, प्रमोशन, वो सारी चीज़ें आपको आपकी ज्वाइनिंग डेट से मिलेंगी। चाहे 10 साल पिछली नौकरी हो चुकी हो, 12 हो चुकी हो। लेकिन अगर कैट कोर्ट से जाते हैं तो कैट कोर्ट में आप जिस दिन कोर्ट में गए हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस दिन आपने अदालत में अपील लगाई आकर के, उस दिन से वो बेनिफिट आपको मिलेंगे। पिछली उससे पहले आप चाहे 5, 7, 8 साल, 2 साल, 10 साल सर्विस कर चुके हो, वो जीरो। तो कैट कोर्ट से जाने का ये हानि है। ये हो सकता है कि कैट कोर्ट में 1.5 साल पहले आप जजमेंट ले आओ, लेबर कोर्ट में 1.5 साल अलग एक्स्ट्रा लग सकता है, क्योंकि वहाँ प्रोसीजर एविडेंस होते हैं, विटनेस होती हैं, कई सारी होती हैं, प्रक्रियाएँ होती हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा 1.5 साल, 2 साल का समय का भाई इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा भी नहीं है किसी भी सूरत में।
लेकिन आपका पिछला डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कैट कोर्ट के थ्रू गए हो, तो पिछली सर्विस खत्म। जिस दिन कोर्ट में आए हो, आज कोर्ट में आए हो, कोर्ट का फैसला मान लो 5 साल बाद आया, तो उन 5 साल का तो मिलेगा जिस दिन आप कोर्ट में आए उस दिन से लेकर जिस दिन फैसला आया उस दिन तक। लेकिन आपकी नौकरी जो पिछले 15 साल हो गए, 10 साल हो गए ना, उसका कुछ नहीं मिलेगा। ये नुकसान है कैट कोर्ट से जाने का। बैक वेजेज एरियर का प्रोविजंस यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होते, लागू नहीं होते कैट के थ्रू जाने में। लेबर कानून के तहत जाने में सब कुछ लागू होता है साथियों। यहाँ पे कानून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भले 1-2 साल समय लग जाए, मेरी जो सलाह है लेबर कोर्ट के थ्रू जाना चाहिए, जितने भी साथी हो जाना चाहिए। तो बाकी इसमें तकनीकी पेज क्या है कि भाई कैट कोर्ट में क्यों, लेबर में क्यों नहीं, वो एक नोटिफिकेशन होता है। अब लेबर डिपार्टमेंट नहीं, सॉरी, हमारा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और ये कारखाने की श्रेणी में भी आता है, इसलिए हम पर लेबर लॉ भी लागू होते हैं, क्योंकि हम एक वाहन पे ड्यूटी करते हैं, एक मोटर व्हीकल पे ड्यूटी करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। वो एक मशीन है, उसमें चालक परिचालक ड्यूटी करते हैं, इसलिए कारखाने उसमें एक आईडी एक्ट में कवर होता है, लेबर लॉ में कवर होता है वो। तो लेबर लॉ का बेनिफिट भी हमें मिल सकता है, हम लेबर लॉ से ले सकते हैं, तो वहीं जाना चाहिए। जो पक्के कर्मचारी होते हैं ज़्यादातर विभागों में, क्लरिकल ग्रेड या कोई भी XYZ, उनके लिए कैट कोर्ट होती है, इसलिए वहाँ बैक वेज एरियर का प्रावधान नहीं होता। ये कुछ बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं, इन पर नहीं घुसना। कुल मिलाकर के ये है कि लेबर कोर्ट से जाने से आपकी पूरी सर्विस का सीनियरिटी, प्रमोशन, सैलरी सब कुछ मिलेगा। लेकिन कैट कोर्ट में जाने से उस दिन से मिलेगा जिस दिन से आप कोर्ट गए हो, और कई केसेज में यहाँ से नहीं भी मिलता है, हार भी हो जाती है कैट कोर्ट में, क्योंकि ये लेबर लॉ के प्रोविजन लागू नहीं करते सुनवाई के दौरान, ये प्रशासनिक प्रोविजंस को लागू करते हैं कैट कोर्ट में। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आ चुके हैं, तो बेनिफिट यहाँ से मिलता है, लेकिन वो बेनिफिट पूरी सर्विस का या जिस दिन से आप कोर्ट में उस दिन का, ये आपको तय करना है। तो मेरा सुझाव जो है वो लेबर कोर्ट के थ्रू ही जाने का है। कई साथियों के सवाल हैं। दूसरा भैया कि केवल कंडक्टर अलग से जाएं या चालक भी। एक धारणा है कि कंडक्टर साथी कई सोचते हैं कि यार हम तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आए हैं, तो हमारे चांसेस ज़्यादा हैं पक्का होने के, कोर्ट में हमारी पैरवी ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि ड्राइवर तो ओपन भर्ती से आया है। साथियों ये एक भ्रम है, इस भ्रम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लॉ में, कानून में कहीं भी ये प्रोविज़न नहीं है किसी भी स्टेट में कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवा करके उसके थ्रू आपने अगर कोई रोज़गार पाया है तो वो रोज़गार आप में, उस रोज़गार में आपका स्थायी होने का अधिकार है। ऐसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भर्ती में कहीं भी ये प्रोविज़न नहीं है। यह एक धारणा बनी हुई है। वो धारणा भी कैसे कि आज से 30-40 साल पहले जो भर्तियां होती थी ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू हो जाती थी, या जैसे भी पहले ज़्यादातर कच्ची भर्तियां होती थी, 4th क्लास की, और ये जो निचली श्रेणी की भर्तियां थी, तो बाद में क्या होता था कि सरकारें उनको पक्का कर देती थी सन 80 के दशक में, 90 के दशक में। तो वो एक धारणाएँ बढ़ती चली गई कि भाई कभी सरकारी महकमे में पैर फंसा लिया, लग गया। अब बात वही है कि सरकारी महकमे ने आपको खुद भर्ती किया है प्रॉपर प्रोसीजर से, या एक और सरकारी महकमे ने आपके नाम वहाँ पर भेजे हैं कि जी हमारे यहाँ इतने लोग नौकरी मांगने वाले बैठे हैं, इतने लाइसेंस हैं, आपको ये लाइसेंस वाले चाहिए तो ये हमसे ले लो, ठीक है जी, आप दे दो। डाटा देने का काम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मेन काम क्या है, एक संस्था है वो डाटा शेयर कर देती है कि हमारे यहाँ इतने लोग रजिस्टर्ड है जी, नौकरी चाहते हैं ये रोज़गार के लिए, ठीक है, आपके यहाँ वैकेंसी निकली है, आप मांग रहे हो, तो यहाँ से ले लीजिए डाटा, इतना ही है। तो इस चीज़ में ज़्यादा तकनीकी में नहीं घुसना। ड्राइवर, कंडक्टर कॉमनली कर सकते हैं, मेरे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनमें सब में कॉमन है। हाँ, डेथ केस वाले अलग है, क्योंकि डेथ केस में एक अलग प्रोविज़न है कि डेथ केस में कॉन्ट्रैक्ट पर रखा ही नहीं जा सकता, ये एक्स्ट्रा प्रोविज़न है लेबर लॉ से हट के। बाकी लेबर लॉ वाले तो सारे प्रोविज़न उसको बेनिफिट दे ही रहे हैं। और जो जजमेंट डेथ केस में 2 आ चुके हैं, इनमें लेबर लॉ के कानून भी उठाए गए हैं। क्यों? क्योंकि लेबर लॉ के थ्रू गए हैं ये लोग, बेशक डेथ केस में थे लेकिन गए लेबर कोर्ट के थ्रू हैं, इसलिए इनको बेनिफिट इनके श्योर हो गए, ये जीत गए। तो साथियों इसमें अलग अलग का कोई वो वैसा नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों में वकील से डिस्कस हुई थी, तो वकील बोले कि नहीं, इसमें क्योंकि आपका नाम लिखा जाएगा, आपकी पोस्ट लिखी जाएगी, आपका टोकन नंबर लिखा जाएगा, डिपो लिखा जाएगा, तो जो जिस पोस्ट पर है उस पर वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर प्रोसीजर से ही भर्ती है सारा स्टाफ, चाहे कंडक्टर हो चाहे ड्राइवर हो। और अब तो चलो ड्राइवर तो इन्होंने अपग्रेड कह रहा हूँ कि उसमें डिज़ोल्व कर दी हैं दूसरा कंडक्टर के तौर पर, ठीक है, वो निगम कर सकता है, इसमें भी किसी भ्रम में नहीं रहना है। हम निगम के कर्मचारी हैं, निगम जो काम हमें सुटेबल समझता है तो उसमें ट्रेनिंग दे दी है उन्होंने, ठीक है, और ट्रेनिंग दे करके कंडक्टर बनाया, अच्छा किया है, बढ़िया काम हुआ है।
और अधिकारियों को धन्यवाद जिन्होंने भी ये अप्रिशिएट कदम उठाया है कि जो 4-5 हज़ार चालक थे उनका रोज़गार भी अभी बचा रह गया और एक कंडक्टर की उनको ट्रेनिंग दे करके एक संभाग बना दिया गया, उनके रोज़गार आगे चलता रहेगा। तो अगला एक इशू है कि भाई 10 साल की सेवा से ज़्यादा वाले जाएं कि ना जाएं। तो साथियों ये भी एक भ्रम के लेबर लॉ क्या कहते हैं, मिनिमम न्यूनतम योग्य, आप लोग शब्द सुना होगा ना, न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन, हर चीज़ की न्यूनतम मांगी जाती है, अधिकतम नहीं। तो न्यूनतम कानून कहता है कि जो स्थायी प्रवृत्ति का काम है, लंबा चलने वाला काम है और आपका और आपके मालिक का सीधा रिश्ता है, बीच में कोई आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ठीक है जी, और आप ओपन फेयर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भर्ती हैं, तो आपको स्थायी होने का, समान काम समान वेतन का पूरा पूरा अधिकार है। तो इसमें 10 साल का हो चाहे 1 साल जिसका पूरा हो चुका हो, सभी एक समान पात्र हैं। तो इन तकनीकी चीज़ों में, इन भ्रमों से बाहर निकलें। तो साथियों अभी बस यही है जो कुछ कानूनी पहलुओं पर बात करनी थी। अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। जिनके जो साथियों के सवाल हों वो सवाल मैसेज में डाल सकते हैं, कमेंट्स में। और बाकी मेरा नंबर है, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो साथी ग्रुप बना रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जिनको गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, ठीक है, तो राजीव अग्रवाल जो मेरे साथ एडवोकेट जिनके पास हमारा केस है, उनके साथ में अलग से केस फाइल करने का ग्रुप, जैसे 4 ग्रुप बने हुए हैं, एक और ग्रुप अगर बनता है तो करवा देंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि हमारा उद्देश्य जागरूकता फैलाना है साथियों, अधिक से अधिक। अपने लिए सब करते हैं, अगर हम समाज में अपने किसी साथी के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए अगर कुछ कर पाएँ तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। हमें कुछ ना कुछ ऐसा अपने करते रहना चाहिए अपनी क्षमता अनुसार। तो उसी अनुसार मेरा भी एक प्रयास है कि थोड़ा जागरूकता फैले, जानकारी फैले, अज्ञानता और एक भ्रमित चीज़ों से हमारा डीटीसी का संविदा स्टाफ बाहर निकले, अपने अधिकारों को पहचाने, अपने चारों तरफ क्या हो रहा है दुनिया में उसको देखे, कि हमारे जैसे और विभागों में, और संस्थाओं में, और प्रदेशों में जो संविदा वाले लोग हम जैसे ही हैं, हमारे जैसे कॉन्ट्रैक्टर सबके लगे हुए हैं, तो कौन कौन कहाँ कहाँ पर अपनी किस प्रकार लड़ाई लड़ रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, किस प्रकार लड़ रहे हैं, और लड़ने के बाद कहाँ कहाँ पर उनको सफलताएं मिल रही हैं। उन सफलताओं से हम भी सीखें, उनकी लड़ाइयों से सीखें और अपने लिए भी प्रयास करें। अपनी नौकरी को भी निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, अधिकारियों का और अपने निगम के नियमों का सम्मान करते हुए करें, और अपनी लड़ाई को प्रक्रिया और वैधानिक तरीके से लड़ें। किसी को कोई आपत्ति नहीं है साथियों, कोई दुश्मन नहीं है, कोई टारगेट नहीं करता। तो इन चीज़ों को अधिक से अधिक फैलाएं, वीडियो को फैलाएं साथियों। और मेरा नंबर है 9211845252 921184 5252। इस पर कोशिश करना, मुझे व्हाट्सएप भी करें साथी, SMS करें, नाम टोकन नंबर लिख के। कोई सवाल हो तो मैं कर लूँगा, कॉल कर लूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी यही विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे साथियों। नमस्कार।